गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी की जो हमने स्टार्ट किया हुआ है कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली, उसका आज हम लोग फंडामेंटल राइट का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमने फंडामेंटल राइट का कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हो। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट को जो है हम लोग थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली क्लॉज बाय क्लॉज जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना। ठीक है, तो आर्टिकल 15 से स्टार्ट करते हैं। हमने आर्टिकल 14 तक जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो है कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 15 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, वो क्या प्रमोट करता है, वो एड्रेस करता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और प्रमोट करता है इक्वलिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स। इसकी कुछ की प्रोविजंस का क्या है, देखो आर्टिकल 15 जो है ना वो क्या एड्रेस करता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजन्स, है ना। डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करता है और प्रमोट क्या करता है, इक्वालिटी। देखो कैसे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। ओनली याद रखना, सिर्फ इन चीज़ों पे डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जो है स्टेट जो है प्रोहिबिट करती है। ठीक है, आर्टिकल 15 ये नहीं है कि रिलीजन, रेस, कलर, किसी और अलावा किसी, देखो एजुकेशन एजुकेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन कोई डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ना। ये नहीं कि एजुकेशन लेने के लिए नहीं, कोई हायर एजुकेटेड है तो उसको ज़्यादा दी जाएगी सीनियोरिटी किसी जॉब में, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। जो कम एजुकेटेड है उसको कम दी जाएगी। सो बेस्ड ऑन सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस। देखो ये इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीजन डिनाई नहीं किया जाएगा एक्सेस किसी भी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट का या होटल का या प्लेस ऑफ पब्लिक जो इंटरटेनमेंट है ना, पब्लिक प्लेसेस, है ना। और द यूज़ ऑफ वेल, जैसे पानी के टैंक या बाथिंग गार्ड्स या रोड्स, जो प्रोवाइड किसके द्वारा की जाए, बाई स्टेट प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। किसके, सिर्फ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे ही इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बाकी कोई और रीजंस में यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है इनमें कुछ एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शन देखो, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस को। सारे सिटीजन स्टेट की नज़रों में जो हैं वो इक्वल है लेकिन स्टेट ने जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शन लिए, जैसे कि स्टेट लॉ बना सकता है या प्रोविजंस बना सकता है एडवांसमेंट के लिए, किसके, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है ना, तो उनकी वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, है ना, क्योंकि उनके लिए जो हिस्टोरिकली जो उनके लिए उनके साथ गलत हुआ है ना उसको जो है करेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये 2 एक्सेप्शन आ गई, है ना, किस में, आर्टिकल 15 में, है ना, ये इक्वालिटी के बेस पे। फिर एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के लिए द स्टेट कैन रिजर्व सीट एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, देयर बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट मोर विद इक्विटेबल बेसिस। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना इक्वलिटी पे भी तो विश्वास करता ही करता है, लेकिन इक्विटी पे भी, ठीक है, आगे इस टर्म का मतलब पढ़ेंगे। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एम्प्लॉयमेंट्स में जो है एससी, एसटीज या बैकवर्ड क्लासेस को जो है थोड़ा सा जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो लोग जो है बाकी लोगों के बराबर में आके compete कर सके। पहले उनको बराबर में खड़ा भी तो करना है ना। जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उससे वो क्या है, उनसे बहुत नीचे चले गए। तो अब उनको वहाँ से बराबर पे लाना है ना। पहले उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो प्रोवाइड करनी है, उसके लिए जो है ये रिजर्वेशन दी जाती है। प्रोटेक्टिव मेजर देखो, स्टेट कैन टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल फैक्टर्स, अलोइंग फॉर ए टेलर्ड पॉलिसी टू एड्रेस दी स्पेसिफिक नीड्स। तो स्टेट जो है ना वो क्या कर सकता है, कोई प्रोटेक्टिव मेजर ले सकता है। जैसे मैंने बताया रिजर्वेशन है, अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जैसे होता है, तो इस टाइप की सिचुएशंस में, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 को, जहां स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन को हटा रहा है, एड्रेस कर रहा है और प्रमोट इक्वलिटी कर रहा है, बट विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 93 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ये इनेक्टेड इन जनवरी 2006। इसने क्या प्रोवाइड किया, रिजर्वेशन ऑफ सीट, किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में जो है इसने रिजर्वेशन प्रोवाइड की, किसने, 2006 में जो है, 2005 में इनेक्ट हुआ 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओबीसी भी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस फिर के लिए, ओबीसी के लिए, है ना। और की पॉइंट के इस अमेंडमेंट ने अलो किया रिजर्वेशन जो सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो थी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 27%। तो 27% ऑफ सीट्स जो है क्या, रिजर्वेशन किसके लिए,
बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इन ताकि इन लोगों को जो बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड पीपल से है ना, इनको क्या किया, जैसे आईआईटीज़ में, आईआईएम में, इन जैसे को यहाँ पे जो है ओबीसी कैटेगरी को जो है कैटेगरी को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ चिल्ड्रंस हैं जो क्रीमी लेयर्स, लेकिन क्या क्या स्कूल इंस्टीट्यूशन जो कवर्ड प्रोविजंस ऑफ लॉ एक्सेप्ट दैट आर, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट दैट दोज आर एस्टेब्लिश बाय स्टेट अंडर द लॉ आर फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट। जो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट है ना या एडेड बाय गवर्नमेंट है, उन इंस्टीट्यूशंस में जो है 27% जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी को जो है रिजर्वेशन मिली, ठीक है। ये बात याद रखना। ये जो मैं वो एक्सेप्शंस बता रहा हूँ जो आर्टिकल 15 में जो है कुछ हैं, ठीक है। एक और चीज़ आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर है, क्योंकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल रहा था, क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में प्रटेन करता है किससे रिलेटेड है। आप अगर से पूछे, वो क्रीमी लेयर इज रिलेटेड टू ओबीसी कैटेगरी के आइडेंटिफाई कर किया गया जो एफिलेंट और देयर फॉर इनएलिजिबल हैं जो रिजर्वेशन के लिए। बहुत से लोग ओबीसी कैटेगरी में आते थे जिनके पास जो है उतना पैसा था, उतना सब कुछ था, है ना, वो भी क्रीमी लेयर का एंजॉय कर रहे थे। तो क्रीमी लेयर रेफर्ड एज इंडिविजुअल विद इन ओबीसी कैटेगरी जो सर्टन लेवल ऑफ जिसकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है बाकी लोगों से, ठीक है, दस बीइंग एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। और इन लोगों को जो ये क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि क्रीमी लेयर के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इनको जो है ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं उसको बाहर किया जाए, जिनके पास सर्टन सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है। अब देखो एनुअल इनकम, देखो एनुअल इनकम जिनकी अबव स्पेसिफिक, जैसे 8 लाख एज पर द करंट गाइडलाइंस के 8 लाख से जो है अबव है, उनको नहीं। जो एम्प्लॉयड है हाई रैंक पोजीशन में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी है ना, पर्सन जो रैंक के कर्नल के या अबव आर्मी में है ना, या पोस्ट है नेवी की, एयरफोर्स की या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उनको भी जो है क्रीमी लेयर से बाहर किया जाएगा, है ना। ओनरशिप है जिसकी सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी है ना, या पर्सन जो इंगेज्ड है ट्रेड बिजनेस या इंडस्ट्री में, और क्या है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज है, कोई सुप्रीम हाई कोर्ट का चेयरमैन है, या मेंबर है यूपीएससी का या सीएससी का, कैग का, कोई भी है ना, उनको भी जो है क्रीमी लेयर से बांध कर, ग्रुप ए या क्लास ए या ग्रुप बी के जो है या क्लास सेकंड के ऑफिसर्स हैं जो ऑल इंडिया या सेंट्रल स्टेट और किसी भी एम्प्लॉयमेंट के, उनको भी जो है इस क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाएगा। या जिसकी मैंने अभी बताया 8 लाख से ऊपर है ना सीलिंग, वो है ना एक क्रीमी लेयर की सीलिंग प्रोड्यूस की, या जो सर्टन अमाउंट ऑफ जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है ना, उनको जो है इनसे बाहर किया गया। ये हो गया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर आता है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया हुआ था। इसमें क्या है, 10% रिजर्वेशन और इंट्रोड्यूस की गई, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पहले क्या था, बैकवर्ड, अब क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और ठीक है, ईडब्ल्यू कैटेगरी जो कैंडिडेट मीट सर्टन क्राइटेरिया विच आर टिपिकल, मतलब जिसकी 8 लाख से करंटली से इनकम स्टेटस बताइए, जो 8 लाख से कम है, या जिसकी 1000 जो है, जिसकी लेस देन है 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है ना, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड है, जिसका जो है ओनरशिप लैंड जो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, उसको जो है किसमें, उसको जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जिसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब उसकी फैमिली में भी नहीं है, इनको जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो है रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब देखो किसको नहीं मिलेगी, जिसकी 8 लाख से ज़्यादा, ऑब्वियसली बात, जिसकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है, जिसकी 1000 स्क्वायर फीट से या 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का जो है रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, उनको नहीं मिलेगी ना। या रेजिडेंशियल प्लॉट हो गया कोई 200 स्क्वायर फीट का, है ना, या रेजिडेंशियल प्लॉट कोई 100 स्क्वायर फीट का हो गया, या रेजिडेंशियल फ्लैट हो गया 1000 स्क्वायर फीट का, तो इन लोगों को नहीं मिले। तो 2022 में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, क्योंकि ये कोर्ट में चल रहा था केस, है ना, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो है 10% और दे दिया, पहले 27% था, एसटी एससी और ओबीसी के एडिशन में 10% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला, है ना, जो लोग उसमें इंक्लूडेड नहीं है एससी एसटी और ओबीसी में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट 2000 अपहेल्ड द इकोनॉमिकली वीकर रिजर्वेशन, स्टेटिंग के ये वैलिड मेजर्स है प्रोवाइड करने के लिए सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक सपोर्ट जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जिनके पास जो है फाइनेंशियली दे आर नॉट स्टेबल, दे आर पुअर, उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो जो है बेटर एजुकेशन जो है क्या हासिल कर सके, या गवर्नमेंट जॉब्स में जो है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, ठीक है, उनकी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया, ठीक है, 2022 में, याद रखना 103। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यह आता है आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 पढ़ा, उसके एक्सेप्शन हमने पढ़े, अब आर्टिकल 16 पे चलते हैं। देखो आर्टिकल जो 16 है ना,
वो के किसके बारे में बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, अगर कोई इक्वली क्वालिफाइड है उसको लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर एक 12th बेस पे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, तो जितने भी 12th पास हैं सबको ये एसएससी का एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं दे सकता है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं है कि कोई दलित है वो नहीं दे सकता, कोई एससी है वो नहीं दे सकता, कोई एसटी है वो नहीं दे सकता, है ना, जनरल वाले दे सकते हैं या जनरल वाले नहीं दे सकते, ये बाकी लोग दे सकते, नहीं, इक्वल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, जिसके पास इक्वल क्वालिफिकेशन है। तो आर्टिकल 16 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बात करता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, देखो आर्टिकल 16 जो है वो इंश्योर करता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर ऑल सिटीजन्स। देखो ये आर्टिकल जो है 16 वो सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के नहीं है, जो सिटीजन है इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए, फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन किसके, देखो ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों के बेस पे जो है कोई स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए। देखो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी, द प्रिंसिपल एम्फसाइजेज दैट अपॉइंटमेंट जो है पब्लिक ऑफिस में शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड इंश्योरिंग कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल हैव फेयर एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो अगर यहाँ डिग्री चाहिए, समझ लो, है ना, डिग्री होल्डर होना चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, या ग्रेजुएट होना चाहिए, तो सिर्फ ग्रेजुएट को ये डिग्री ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है ना। ये नहीं फिर कोई कह सकता है कि मेरी डिग्री नहीं है मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, जबकि आर्टिकल 16 में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का, नहीं, मेरिट बेस्ड है। दोज हु आर क्वालिफाइड, है ना, टू बी अपॉइंटेड वही हो सकते हैं सिर्फ। ऑल ग्रेजुएट्स जो हैं वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे किसी भी कास्ट से, दलित है, ब्राह्मण से, हिंदू है, मुस्लिम है, रिलीजन है ना, प्लेस किसी से भी हैं, वो compete कर सकते हैं पब्लिक ऑफिस में, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि प्रमोट करने के लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल ऑल्सो अलाउ स्टेट को कि कोई प्रोविजंस बनाए रिजर्वेशन ऑफ सीट एससी और एसटीज और ओबीसीज के लिए। ये क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि फॉर सेंचुरीज जो है इन लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता था, एससी एसटीज ओबीसी, दे वर ट्रीटेड एज लो पीपल, है ना, दैट आर इनकेपेबल ऑफ सर्विंग द हाईएस्ट प्लेसेस इन द गवर्नमेंट, ओके। लेकिन ये जो है इसको हटा दिया गया, ठीक है। इसमें जो है अफर्मेटिव एक्शन लिया गया, अफर्मेटिव एक्शन है इसमें भी है जो है एससी एसटी ओबीसीज के लिए, ठीक है। ये चला, ये हमने कर लिया आर्टिकल कौन सा था 16 जो प्रोवाइड करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक्सेप्शन इसमें कि एससी एसटी ओबीसीज के लिए जो है स्टेट कुछ एक्शन ले सकती है, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ में, कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें आता है आर्टिकल 17। देखो आर्टिकल 17 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज commencement of constitution in 1947, I believe the article 17 was one of the मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि तब जो है इंडिया में अनटचेबिलिटी, हरिजन मूवमेंट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर ऑन इट्स पीक, है ना। तो इंडिया का जो है जो है इंडिपेंडेंस इंडिया था, वहाँ जो है बहुत सारा जो है लोगों के साथ गलत हुआ है, अनटचेबल्स। तो आर्टिकल 17 जो है वो जो है एक मेजर स्टेप था। उसने क्या किया है, अनटचेबिलिटी, जो पीपल जो छूत छात से कि इन लोगों के साथ खाना नहीं खाया जाएगा या ना इन लोगों को दूर रखा जाएगा, उनके साथ कितनी होती थी कि वो जब मोहल्ले या शहर में गुजरते थे वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम शहर में आ रहे हैं। बहुत औरतों को तो कपड़े तक पहनने की इजाज़त नहीं थी, अपर क्लोथ्स वेर नॉट अलाउड, मैन एंड वुमेन। तो कितनी ज़्यादा देवर आउटकास्टेड, है ना, उनको बाहर आउटलॉड, उनको क्यों वो शहर के अंदर नहीं रहेंगे, कचरा करेंगे, अपने साथ झाड़ू पीछे बांध के, घास से झाड़ी पीछे बांध के चल रहे हैं कि जहाँ से वो चल रहे हैं वहाँ की सफाई कर रहे हैं। सो इट वाज, तो उसको मिटाने के लिए ना जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश्ड एंड प्रैक्टिस जो थी किसी भी फॉर्म में उसको फॉरबिड कर दी। किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी, फॉर एग्जांपल खाना कोई बाहर घर के बाहर बिठा के दे रहा है ना, कि नहीं तो मैं इसलिए कि वो कास्ट से, उसको जो है बेड या चेयर पे बैठने की इजाज़त नहीं थी, नीचे बैठने की इजाज़त। तो किसी भी फॉर्म के अनटचेबिलिटी को अगर करता वो पकड़ा गया तो वो क्या है, इट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। तो ये क्रूशल स्टेप्स था एरेडिकेटिंग द कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में थी ऑन इट्स पीक उसको। तो 1976 में जो है अनटचेबल जो ऑफेंस एक्ट था 1955 को, उसको कॉम्प्रीहेंसिवली अमेंड किया गया, उसको रिमेन किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स।
इसने क्या किया, स्कोप को इनलॉर्ज किया और एक पैनल प्रोविजन बनाया मोर स्ट्रिजेंट के लिए, और सख्त जो है कानून और सख्त कानून बनाए, है ना, एक स्कोप को वाइड किया कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ अनटचेबिलिटी वर एग्जिस्टिंग, क्योंकि अनटचेबिलिटी इन लिटरल सेंस में नॉट एग्जिस्ट बट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स इट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, वो ठीक है। तो और हो एवर द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नो वेयर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनटचेबिलिटी जो वर्ड है वो कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बात जो है याद रखना। ठीक है, वो एक इसके रिलेटेड एक केस था मैसूर हाई कोर्ट का, जिससे हेल्ड दैट जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी का, वो इट्स लिटरल और ग्रामेटिक सेंस है में नहीं, बट प्रैक्टिस में इट हैज़ डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन ए कंट्री। ठीक है, और ये जो है सोशल डिसेबिलिटीज़ है सर्टन क्लास ऑफ पर्सन पे डालती है उसके बर्थ से, कि वो किस बर्थ में पैदा हुआ, लेकिन ये कवर नहीं करता। इस देखो अनटचेबल्स में ना, ये पहले एक बात देख लो कि ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है ना, कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर भी जो है केस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ठीक है, उस पर भी जो है वो भी पनिशेबल है। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो अनटचेबिलिटी है इसमें जो है सोशल बॉयकॉट जो है, सोशल बॉयकॉट जो है वो जो है वो क्या है, सोशल बॉयकॉट वो जो है वो नहीं है इंक्लूडेड। सोशल बॉयकॉट कर सकते हो तुम फ्यू इंडिविजुअल का, या एक्सक्लूड कर सकते हो रिलीजियस सर्विसेज से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अंडर आर्टिकल 7 के ये जो है स्टेट टेक नेसेसरी एक्शन टू राइट अगर वायलेट हो जाता है। ठीक है, स्टेट को नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए। इसके लिए तो ये डिफरेंट एक्ट्स पर पास, जैसे सिविल राइट एक्ट जो 1955 का पास हुआ है ना, रीनेम हुआ है ना, बिकॉज ऑफ दिस कि और स्ट्रिंजेंट लॉज जो है लाए जाएं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आर्टिकल जो है 18 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, वो एड्रेस करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, जो प्रमोट करता है एंड एमिंग टू प्रमोट इक्वालिटी एंड प्रिवेंट द परपिट्यूशन ऑफ एट्रोसिटी एंड प्रिविलेजेस। हेयर द की पॉइंट्स रिगार्डिंग द आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 1 स्टेट के कोई भी नो टाइटल शैन बी कंफर्ड टू बाय द स्टेट ऑन एनी सिटीजन। द प्रोविजन एम टू एलिमिनेट द हेरिडेटरी टाइटल्स दैट डोनेट सोशल स्टेटस एंड प्रिविलेज, जैसे ठाकुर, जमींदार है ना, महाराजाज, राजाज है ना, तो ये जो हेरिडेटरी टाइटल्स है ना वो क्या थे, डिस्क्रिमिनेटरी थे बाकी लोगों के लिए। इस इंसान को जो है ज़मींदार यानी इसको सीनियर समझा जाता था, इसको समहाउ सुपीरियर समझा जाता था, है ना। तो आर्टिकल 18 ने क्या किया कि इस तरह के हेरिडेटरी टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया, कोई भी जो है इस तरह के हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल है इररिस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और एनीथिंग, है ना। तो एवरीवन इज इक्वल इन द what in the eyes of law। ओके, अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन है हिस्टोरिकली। जो एक्सेप्शंस क्या है, आर्टिकल 18 है सब क्लॉज 2 उसमें एक एक्सेप्शन है कि वो स्पेसिफाई करते हैं जो प्रोहिबिशन इसका ये डज नॉट अप्लाई मिलिट्री और एकेडमिक जो है डिस्टिंक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, द एकेडमिक अचीवमेंट्स आर स्टिल परमिसेबल। कोई डिग्री होल्डर है, कोई PhD है, लोग कहेंगे PhD फलाना है ना, PhD फलाना है ना, तो ये एक एकेडमिक गोल्ड मेडलिस्ट है ना, MBBS है ना, इतने फलाना है ना, या परमवीर चक्र है ना, या शूरवीर चक्र है ना। तो इस तरीके के जो हैं वो जो हैं अभी भी परमिसेबल हैं। सिर्फ किसके लिए अचीवमेंट्स जो है परमिसेबल, किसके लिए, मिलिट्री सर्विस या एकेडमी। इससे क्या प्रमोट इक्वालिटी कैसे हो रही है आर्टिकल 18 से। देखो इंटेंशन जो थी अबॉलिशन ऑफ टाइटल के पीछे वो क्या, एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, जहाँ सोसाइटी में लोगों को, इंडिविजुअल को वो जज या रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा उसके वो क्या इनहेरिट करता है अपने माँ बाप से, समझे। वो ज़मींदार का बेटा है या ठाकुर का बेटा है तो ठाकुर के है ना, ठाकुर शूरवीर सिंह है ना, तो वो नहीं है। हेरिडेटरी टाइटल्स वो कैंसिल कर दिए गए, राजा महाराजा है ना, प्रिंस राजकुमार, ये चीज़ ये नहीं। वो क्या करता है, इनइक्वालिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रोवाइड क्या करता है, बनाता है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है राजा, ये महाराजा, ये दिराजा, तो ये जो है नीचे है। तो ये नहीं, हायरार्की नहीं प्रोड्यूस करनी बिटवीन द सिटीजन। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट था आर्टिकल 15 का ना, वो बड़ा ब्रॉडर था,
मूवमेंट था जो डिसमेंटल करने के लिए कॉलोनियल लेगेसी ने जिसने प्रमोट किया था डेमोक्रेटिक ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी में पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो दे मेड दीज काइंड्स ऑफ पोस्ट टू डिवाइड इंडिया एंड टू रूल देम विद द फ्यू पीपल्स ऑन देयर हेड्स। ठीक है, उसको जो एलिमिनेट करने के लिए जो है ये स्टेप लिया गया था आर्टिकल 18 का। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 19। देखो आर्टिकल 19 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 19 में जो है वो कितने 6 जो है फ्रीडम्स मिलती है ना। देखो आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 19 में इंश्राइन की गई है। ये इंक्लूड करता है सेवरल इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम्स है, जहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स टू द फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 में देखो 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो हर सिटीजन्स को जो है प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कैसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेसेस। ठीक है, ये जो है 6 जो है राइट्स हैं जो अंडर आर्टिकल 19 आते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स विच कम्स अंडर किस आर्टिकल 19। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। ठीक है, दीज राइट्स कम अंडर आर्टिकल 19। अब इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में को कैसे कैसे राइट आते हैं, फिर उनको कैसे जो है उनके कोई उनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके,